हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस आरओ और बीपीएससी के लिए जो रिवीजन सीरीज आपके करंट अफेयर्स की जो चल रही है, तो उसमें आज पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। आपके पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन और पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन, मतलब 300 तक क्वेश्चन तक कवर हो गए। पार्ट 4 है जिसमें हम 300 से क्वेश्चंस को लेके चलेंगे और 400 तक फिनिश करेंगे। तो ये 1200 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, जिस ये आपका ई दृष्टि हो गई है और घटना सार हो गई, इन सबको कवर किया गया है। चलिए आज हम लोग पेज नंबर समथिंग 39 अब पे पहुंच गए थे, उससे बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका 301। थ्री हंड्रेड वन में लिखा है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया? तो ये आपका स्विट्जरलैंड को किया गया। तो बात करते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक मतलब GII 2024 के मुताबिक स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है। इस साल भी वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। यह लगातार 14 साल है जब स्विट्जरलैंड को सूचकांक में नंबर 1 स्थान दिया गया। भारत इस सूचकांक की, अगर भारत की बात करें, क्योंकि हम लोगों ने भारत के संदर्भ में देखना है, तो 39वां स्थान पर है। नेक्स्ट 302 क्वेश्चन, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 की बात हो रही, तो ये 58वां स्थान है। तो सितंबर 2024 में इंस्टीट्यूट्स फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कंटिन्यूस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 जारी की गई। इस रैंकिंग का जो 11वां संस्करण है WTR 2024 में सम्मिलित 67 देशों की सूची में भारत को 58वां स्थान मिला है। ठीक है, 58वां स्थान। नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 42वें सत्र का लोगो निम्नलिखित में से किससे प्रेरित था? तो ये वैश्विक वाला है। लोगो की बात करें तो ये था आपके हम्पी स्मारकों का समूह। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र लोगो मतलब कर्नाटक स्थित हम्पी के स्मारकों का समूह से है प्रेरित है, जो कि एक विश्व धरोहर स्थल है। इस लोगो में हम्पी स्थित विजय विट्ठल मंदिर के सामने स्थित पत्थर के रथ को प्रदर्शित किया गया, जो कि एक प्रतिष्ठित स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 304, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट परी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो कृषि मंत्रालय से संबंधित है। प्रोजेक्ट परी की बात करें तो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल का कार्यान्वयन ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा किया जा रहा है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों एवं विषयों को शामिल करते हुए हजारों वर्षों की कलात्मक धरोहर, लोक कला या लोक संस्कृति से प्रेरणा लेने वाली लोक कला को सामने लाना है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो पहला दूसरा इसमें लिखा है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत 63वें स्थान पर है। दोनों ही सही है। देखते हैं क्या विश्व आर्थिक मंच द्वारा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया। यह सूचकांक फॉस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। इस सूचकांक में स्वीडन प्रथम स्थान पर है, जबकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करेंगे तो ये 120वें स्थान पर है। 2024 में भारत विश्व के 120 देशों में यहाँ पे 63वां स्थान पर रहा था, जिसकी स्कोर थी 55.3। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल पहला ही है, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट SDG रिपोर्ट बहुत जरूरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। सूचकांक 2024 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, 12वां डोज को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया, ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट को 9वां संस्करण है और ये गिनी बिसाऊ को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया, तो ये ध्यान देना, गिनी बिसाऊ। SDG सूचकांक 2024 में भारत को 167 देशों में 109वां स्थान प्राप्त हुआ है, 167/109, इंडिया की रैंकिंग 109। हाल ही में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट सारी इंपॉर्टेंट है।
सारे आपके क्वेश्चंस कवर किए गए। हाल ही में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 12 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट का 18वां संस्करण है और ये वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% है। नवीनतम रिपोर्ट में आइसलैंड को विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समता वाला देश घोषित किया गया। भारत इस सूचकांक में 129वें स्थान पर है। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में निम्नलिखित में से किस देश को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया गया? तो भारत को। 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया। उपरोक्त 5 नवनिर्वाचित सदस्यों का द्विवर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ है और ये तथा 31 दिसंबर 2026 तक ये सुरक्षा परिषद के सदस्य बने रहेंगे। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 176वां स्थान है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक 2 वर्षीय रिपोर्ट है और EPI ये एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की एक संयुक्त परियोजना है। EPI 2024 में 180 देशों की सूची में भारत को 176वां स्थान मिला है और ज्ञानतब की EPI 2022 में भारत की सूची में अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसमें प्रथम स्थान पर एस्टोनिया है। 310 क्वेश्चन निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है, तो इनमें से एक भी नहीं। यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है, गलत है। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत प्रथम स्थान पर, यह भी गलत है। चलिए रीड करते हैं क्या सही है। यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और इसमें क्या लिखा था? यूनेस्को द्वारा नहीं, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा। हाल ही में जारी यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर, भारत को 39वां स्थान मिला है। 39वां। निम्नलिखित में से सही कथन का बताना है, तो ये पहला यहाँ पे सही है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया है, तो ये पहला सही है और दूसरा गलत है आपका। चलिए देखते हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक का 22वां संस्करण था। इस सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर तथा भारत 159 स्थान पर है। इस रिपोर्ट में इरिट्रिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करें तो एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में निम्नलिखित में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है? तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने बनाई है। यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का यह 12वां संस्करण है। समग्र रैंकिंग में जापान के सर्वाधिक 119 विश्वविद्यालय शामिल है। इस दृष्टि से भारत 91 मतलब 91 विश्वविद्यालयों के साथ दूसरे स्थान पर है। एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में सिंधुआ विश्वविद्यालय जो चीन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष 100 विश्वविद्यालय की सूची में एकमात्र भारतीय संस्थान है बेंगलुरु। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, तो इसमें दिया है कि एक भी नहीं है, तो सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 11 मार्च 2024 को सिपरी द्वारा विश्व में पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर नवीनतम रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 शीर्षक से जारी की गई। सिपरी के आंकड़े सौदों के वित्तीय मूल्य के बाजार सशस्त्र अंतरणों की मात्रा दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2023 के अनुसार 2019 से 23 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश अमेरिका तथा सर्वाधिक आयातक देश भारत खरीद रहा और बेच रहा सबसे ज़्यादा अमेरिका। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना। हाल ही में कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को विश्व के 8वें अजूबे के अनाधिकारिक शीर्षक से नवाजा गया, बिल्कुल सही है। इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था, दोनों सही है। तो ये कंबोडिया में स्थित है आपका अंकोर वाट का मंदिर, जिसको विश्व के 8वें अजूबे के
अनधिकारिक शीर्षक से नवाजा गया। इटली के प्रसिद्ध पर्यटन शहर पोम्पेई को पीछे छोड़कर अंकोर वाट ने विश्व के 8वें अजूबे का खिताब हासिल किया है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। यह मंदिर मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित था, हालांकि 12वीं सदी के अंत तक अंकोर वाट को बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा याओंडे घोषणा का संबंध किससे? तो ये मलेरिया से। अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में त्वरित कमी लाने तथा मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में अटूट प्रयास करने के लिए अटूट प्रतिबद्ध व्यक्त करते हुए याओंडे कैमरून में एक घोषणा पत्र हस्तांतरित किया गया, जिसे याओंडे घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। 11 देशों में बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा, तंजानिया शामिल थे। आपके निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड फीस द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो ये आपका बी वाला नहीं, विश्व प्रसन्नता सूचकांक नहीं किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 जारी किया गया, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 जारी, इनमें से तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक ये रिपोर्ट गैलप ऑक्सफोर्ड बेलविंग रिसर्च के सेंटर, संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क तथा WHR के संपादकीय बोर्ड के मध्य एक साझेदारी है। निम्नलिखित में से किसे नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो नेपाल की पर्यटन राजधानी की बात करनी, ये आपका पोखरा। मार्च 2024 में नेपाल सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। पोखरा को विभिन्न झीलों का घर भी कहा जाता है, जिसमें फेवा झील, ध्यान रखना कौन सी झील, फेवा झील हो गई आपकी, वेगनास झील हो गई, रूपा झील है, जो कि नौकायन तथा मछली पकड़ने और दर्शनीय स्थलों की यात्रा हेतु पर्यटकों को आकर्षित करती है। पोखरा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 की बात करें तो के अनुसार विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था किसे घोषित किया गया? तो सिंगापुर को। सिंगापुर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसका प्रकाशन वाशिंगटन DC मतलब अमेरिका के स्थित विचार मंच द्वारा हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। 26 फरवरी 2024 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया। यह सूचकांक का 30वां संस्करण है। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 319 क्वेश्चन नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के बारे में सही कथन का चयन करना है, देखते हैं क्या। इस सूचकांक में कुल 60 देशों को शामिल किया गया था, गलत है। इस सूचकांक में भारत का 42वां स्थान है, तो भारत का तो 42वां सही, मतलब ऑप्शन 2 भी सही है। 22 फरवरी 2024 को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र GIPC द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया। इस सूचकांक में विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP में 90% से अधिक का योगदान करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 55 देशों की सूची में भारत 42वें स्थान पर है, और जो इसका स्कोर था 38.64% है। निम्नलिखित में से क्या यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है? तो ये रासलीला नहीं है। हाल ही में गरबा को भी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। इस सूची में भारत की कुल 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत शामिल, जिसमें रासलीला नहीं है, रम्मन है, गरबा है, कालबेलिया है। 321 क्वेश्चन नंबर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 ने भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 7वां। 8 दिसंबर 2023 को COP28 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत 7वें स्थान पर है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का संबंध है, तो ये हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले से है। देखो फ्लड उसको बाढ़ मत समझ लेना, हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले से है। तो ये 7 अक्टूबर 2023 को उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया गया। इसके प्रत्युत्तर में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स नामक अभियान भी चलाया था। छोड़ देगा क्या इजराइल?
निम्नलिखित में से गलत कथन बताना। चलिए देखते हैं क्या। भारत इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में टू स्टेट थ्योरी का समर्थन नहीं करता है। हमास इजराइल संघर्ष के चलते भारत सरकार ने इजराइल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया था। नहीं, यहाँ पे केवल पहला वाला सही है, दूसरा नहीं है। भारत इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में टू स्टेट थ्योरी का समर्थन करता है। गलत बताना था, तो पहला गलत, सॉरी, दूसरा वाला सही, ये गलत है। इसमें एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन का पक्ष समाहित है। हमास इजराइल संघर्ष के चलते भारत सरकार ने इजराइल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया था। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 111। 23 अक्टूबर 2023 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक का 18वां वार्षिक संस्करण है। वर्ष 2023 में वैश्विक GHI स्कोर 18.3 है, जो भूखमरी की मध्यम स्थिति को प्रदर्शित करता है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 111वीं GHI है और 2023 में भारत का स्कोर यह भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता था। निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करना है, तो डी वाला गलत है। क्लाउडिया गोल्डिन की बात करें तो ये अरशद नोबेल इनको 2023 में मिला था। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023। जॉन ओलाफ फांसे को साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023। पियरे एंगोस्टिनी ये फ्रैंक क्राउस एनी एल ह्यूलियर को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 में मिला था, रसायन का नहीं। वर्ष 2024 में नाटो की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो ये 75वीं थी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की 75वीं वर्षगांठ 4 अप्रैल 2024 को थी। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 मतलब 1949 को हुई थी। नाटो की 75वीं वर्षगांठ पर अमेरिका में 9 से 11 जुलाई 2024 को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाँ, वही नाटो रूस यूक्रेन का विवाद, इसी को लेकर तो है। वर्ष 2024 में इटली की अध्यक्षता में अपूलिया इटली में G7 शिखर सम्मेलन के किस सत्र का आयोजन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, 50। 13 से 15 जून 2024 के मध्य इटली की अध्यक्षता में अपूलिया इटली में 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। 1 जनवरी 2024 को इटली ने जापान से G7 की अध्यक्षता ग्रहण की थी, जबकि 2025 में कनाडा द्वारा G7 की अध्यक्षता की जाएगी। भारत को इस सम्मेलन में एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। 15वां विश्व व्यापार संगठन की बात करें का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी में। विश्व व्यापार संगठन का जो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC13 संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के मध्य आयोजित किया गया। WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के रूप में भागीदार देशों के मंत्रियों ने 2 अल्प विकसित राष्ट्रों तथा कोमोरोस तथा तिमोर लेस्ते के लिए विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता को मंजूरी प्रदान की। हाल ही में मध्य एशिया में पहली बार आयोजित होने वाले वन्यजीवों को प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के COP14 का आयोजन किस देश में किया गया? तो उज्बेकिस्तान। वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं जो बैठक थी CMSC COP14 का आयोजन 12 से 17 फरवरी 2024 के मध्य उज्बेकिस्तान समरकंद में किया गया है। वह मध्य एशिया में आयोजित होने वाली पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब COP14 है। बैठक के दौरान विश्व की पहली प्रवासी प्रजाति रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज को लॉन्च किया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो युगांडा में किया गया है। उन्नीस से 20 जनवरी 2024 को कंपाला युगांडा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्ष को 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्ष है युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी
का गुटा मुसेवेनी ने दौरा की गई थी। आधिकारिक रूप से यूएनएफसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन के 28वां सत्र COP28 का आयोजन किया जाएगा दुबई में। ऑप्शन बी इज राइट। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई संयुक्त अरब अमीरात के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। आधिकारिक रूप से यह यूएनएफसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन का 28वां सत्र है। COP28 ऐतिहासिक रहा क्योंकि इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैश्विक प्रयासों के प्रथम वैश्विक स्टॉक टैग पर सहमति बनी। निम्नलिखित सही कथन का चयन करना है। COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया गया। सही है। यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान के तहत भारत सरकार की एक पहल है। दोनों सही है। इसको देख लेते हैं थोड़ा क्या, दोनों कथन सही है। ठीक है। COP28 के दौरान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में लॉन्च ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस ने भारत के सहित कुल कितने देश शामिल किए गए? तो 11। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के नेतृत्व में COP28 के दौरान लॉन्च किया गया। इस अलायंस में 11 देशों के 275 से अधिक नदी शहर भागीदार हैं। इस भारत सहित कुल 11 देश भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, हंगरी और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। 334 क्वेश्चन नंबर है। यूएनएफसीसी के COP29 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये आपका अजरबैजान में है। COP30 का आयोजन नवंबर 2025 में ब्राजील में प्रस्तावित है। भारत द्वारा वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले COP33 की मेजबानी पेशकश की गई है। प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम में। नवंबर 2023 के यूके ब्लेचले पार्क में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन के प्रथम संस्करण का आयोजन हुआ। इसमें भारत सहित विश्व भर के 28 देशों को तथा यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया। शामिल 28 प्रमुख देशों ने इस शिखर सम्मेलन में ब्लेचले घोषणा पर हस्ताक्षर किया। ब्लेचले घोषणा फ्रंटियर AI जोखिम से निपटने हेतु पहला वैश्विक समझौता है और यह विश्व के प्रमुख AI प्रयोक्ताओं के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमति तथा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 336 है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया। सही है। यह भारत द्वारा आयोजित किया गया प्रथम G20 शिखर सम्मेलन, ये भी सही है। ऑप्शन सी इज राइट। तो 18वें G शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में संपन्न हुआ और यह भारत द्वारा आयोजित किया गया प्रथम G20 शिखर सम्मेलन था। भारत की G20 स्थिति के तहत भारत के 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें से 1 लाख से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा में भी G20 सम्मेलन बैठक का आयोजन किया गया था। लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया था? तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला को G20 शिखर सम्मेलन 2023 का संबंधित आयोजनों हेतु भारत ने अमिताभ कांत को G20 शेरपा एवं हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के अफ्रीकी संघ को G20 समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया और यह G20 में शामिल होने वाले एकमात्र क्षेत्रीय गुट है। तो पहला ही सही है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ G20 समूह का स्थायी सदस्य बन गया। यूरोपीय संघ के बाद G20 में शामिल होने वाला यह दूसरा क्षेत्रीय गुट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे में शामिल नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं यूरोपीय संघ के नेताओं के मध्य भारत मध्य पूर्व यूरोप
आर्थिक गलियारे मतलब IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। उल्लेखनीय है कि IMEC के चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की प्रत्युत्तर के रूप में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल नहीं है? तो ये चीन नहीं है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के इतर 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस तथा UAE के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। इस गठबंधन का लक्ष्य जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना। निम्नलिखित में से गलत जोड़ा बताना, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बकाया सारे सही है। यागी चीन है, रेमल पश्चिम बंगाल, अल्वारो मेडागास्कर। हेमोन की बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तट से वापस मुड़ने के बाद हेमोन चक्रवात बांग्लादेश की सतह पर आया और इसने बांग्लादेश में 17 से ज़्यादा लोगों की जान ली। करीब 178 लोग लापता हो गए। लगभग आपके 2 लाख से ज़्यादा लोगों को इस खतरनाक चक्रवात से बचने के लिए शरण स्थलों की ओर भागना पड़ा। इससे बांग्लादेश को $500 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ। 342 क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 342, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? तो मनसुख मांडविया। 4 सितंबर 2024 को केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री हैं आपके मनसुख मांडविया द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 हेतु केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस प्रणाली के तहत 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में कहीं भी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के जरिए पेंशन पाना संभव हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 में उल्लिखित टर्म आउट शब्द की धारणा किससे संबंधित है? तो ये अल्पकालीन ऋण को दीर्घकालिक ऋण में स्थानांतरित करने से है। टर्म आउट शब्द एक वित्तीय धारणा है जिसका उपयोग अल्पकालिक ऋण को दीर्घकालिक ऋण में स्थानांतरित करने हेतु किया जाता है, जिससे कंपनियों को अपनी कार्यशील पूंजी में सुधार करने तथा कम ब्याज दरों का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारतीय शेयर बाजार पूंजीकरण और GDP अनुपात के संदर्भ में विश्व का किस नंबर का सबसे बड़ा बाजार है? ये 5वें नंबर का। ऑप्शन डी, भारतीय शेयर बाजार पूंजीकरण और GDP अनुपात मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो के संदर्भ में विश्व में 5वें सबसे बड़ा बाजार है। 345 क्वेश्चन नंबर है, आयुष पर पहला विशेष अखिल भारतीय सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय 13 जून 2024 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS के 79वें दौर के हिस्से के रूप में जुलाई 2022 जून 2023 तक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा आयुष पर पहला विशेष अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया गया। इस सर्वेक्षण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ दुर्गम गांवों को छोड़कर पूरे देश को शामिल किया गया। भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्व के राज्यों में उद्योग के विकास और रोजगार का सृजन हेतु कौन सी एक नई औद्योगिक विकास योजना तैयार की गई है? तो उन्नति योजना। भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्व के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में एक नई औद्योगिक विकास योजना उन्नति उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 की तैयार की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना, जिससे क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास हो। यह योजना विनिर्माण, मैन्युफैक्चर्स और सेवा क्षेत्र में भी उत्पादक आर्थिक गतिविधियों का निर्माण करेगी। हाल ही में
हाल ही में WEIDE फंड डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक निधि को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ए और सी दोनों, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र। 25 फरवरी 2024 को विश्व व्यापार संगठन WTO तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र ITC द्वारा $50 बिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक निधि वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी फंड WEID फंड को लॉन्च किया गया। इस निधि की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिमंडलीय सम्मेलन के अवसर पर किया गया था। 348 क्वेश्चन नंबर है। इसमें लिखा है कि हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा। जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू की रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार यह संभावना है कि देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2024 में 7% या उससे अधिक की वृद्धि दर्ज कर देगी और अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में 2025 में भी वास्तविक वृद्धि दर प्रतिशत 7 ही रहेगी। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है, कौन सा है? सुमन बेरी को 16वें वित्त आयोग सचिव नियुक्त किया गया, गलत। सुमन बेरी को नहीं बल्कि ऋतिक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया। और भी 3 देख लेते हैं जो सही है। भारत के 16वें वित्त आयोग का गठन अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। 350 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंच गए। निम्नलिखित में से कौन ही हाल ही में गठित 16वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? सदस्य पूछ देगा। ऋत्विक रंजन पांडे सदस्य नहीं है। वे 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार की गई, जहां पर 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि के आच्छादित करेगी। आयोग के 4 सदस्य निम्न हैं। अजय नारायण झा हैं जो पूर्णकालिक सदस्य हैं। एनी जॉर्ज मैथ्यू पूर्णकालिक सदस्य, मनोज पांडा पूर्णकालिक सदस्य और डॉक्टर सौम्या कांति घोष अंशकालिक सदस्य। ऋतिक रंजन पांडे ये वो है ना 16वें वित्त आयोग के सचिव, और यहाँ पे पूछे तो वित्त आयोग के सदस्य। अंतर समझना, अच्छी बात है, देख रहे हो। सुन भी रहे हो। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी एक छमाही रिपोर्ट है, ये गलत है आपका। दूसरा सही है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष व उससे अधिक उम्र के लोगों हेतु सामान्य स्थिति में श्रम बल प्रतिभागी दर 60.01% रही है। ऑप्शन 2 इज राइट। 23 सितंबर 2024 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 जून 2024 जारी की गई। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसके अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए सामान्य स्थिति मतलब PS प्लस SS में कुल LFPR जुलाई 2022 जून 2023 के दौरान 57.9% से बढ़कर जुलाई 2023 जून 2024 के दौरान 60.1% हो गई है। हाल ही में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID को किस रूप से अधिसूचित किया गया? तो ये सार्वजनिक वित्तीय संस्थान। सितंबर 2024 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID को एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में अधिसूचित किया गया। NABFID जो एक विशेष विकास वित्त संस्थान है की स्थापना वर्ष 2021 में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 द्वारा की गई थी। हाँ, आवाज़ तो कब निकल रही, बात तो सही बोल रहे हो। तुम सुनते रहो, तुम्हें सुनाई दे रहा ना। मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 के अनुसार चल निधि समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रेपो दर कितना रखा जाएगा? तो 6.50% रखा जाएगा। ये MPC मौद्रिक नीति समिति चल निधि समायोजन सुविधा LAF जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत नीतिगत रेपो दर को पूर्व के स्तर पर 6.50 पर अपरिवर्तित रखा गया।
मतलब पहले भी आई थी। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो दूसरा ही सही है। यहाँ नई डिजिटल प्लेटफॉर्म ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु डिजाइन किया गया। केस के बारे में था वित्त मंत्री यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जारी किया गया। अगस्त 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई को जारी की गई। घोषणा की यह नया डिजिटल प्लेटफॉर्म यूएलआई ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु डिजाइन किया गया। पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पारिवारिक उपभोग एवं व्यय सर्वेक्षण अगस्त 22 जुलाई 2023 जारी किया गया। SCES का आयोजन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यान्वयन NSSO द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। आंकड़ों की गणना आधार पर वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर की गई है। वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ग्रामीण भारत में 3,773 रुपये और शहरी भारत में 6,459 रुपये है। क्वेश्चन तो बड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची 2023 में शामिल नहीं है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2023 की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों डोमेस्टिक सिस्टमली इंपोर्टेंट बैंक मतलब DSB की सूची जारी की गई। SBI, HDFC, ICICI बैंक की पहचान प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के रूप में जारी की गई। क्वेश्चन नंबर 357 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भारत का पहला UPI ATM किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो हिताची लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला UPI ATM स्थापित किया गया। 358 क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इसका देख लेते हैं। जापान स्थित हिताची लिमिटेड की एक सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विस द्वारा भारत के पहले UPI ATM का नामकरण किया गया। हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा हिताची मनी स्पॉट UPI ATM नाम से इस वाइट लेबल ATM को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के सहयोग से स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से सही कथन का बताना है कौन से सही है। तो दो दिए गए कि वर्ष 2023-24 के अंतिम अनुमान में कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2022-23 की तुलना में अधिक है, तो ये सही है बिल्कुल से। दूसरे में कि वर्ष 2023-24 के अंतिम भुगतान में कुल बागवानी उत्पादन वर्ष 2023 की तुलना में अधिक नहीं, बागवानी कम होता जा रहा है। तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 की प्रमुख फसलों जैसे खरीफ रबी जायद के उत्पादों के अंतिम अनुमान में कुल खाद्यान्न उत्पादन है जो 3,322.98 लाख टन अनुमानित था है, जो वर्ष 2022-23 के खाद्यान्न उत्पादन से 26.11 लाख टन अधिक है। कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के हेतु विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र में उत्पादन संबंधित तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2023-24 में ये थर्ड AE में देश में बागवानी उत्पादन लगभग आपका 353.19 मिलियन टन था, जो वर्ष 2022-23 में की तुलना में 22.9 लाख टन कम है। तो ये कम था, ज़्यादा नहीं था, इस वजह से बागवानी वाले कम था, खाद्यान्न वाला बड़ा था। स्पाइसजेट योजना का संबंध किससे? तो ये मसाले से है। अब इसके बारे में मसाले को एक बड़ा सा बाजार बनाने के रूप में इसको किया गया। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत मसाला बोर्ड भारत स्पाइस बोर्ड इंडिया के द्वारा एक परिवर्तनकारी योजना स्पाइसजेट से शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य मसालों तथा मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों के निर्यात में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करते हुए इलायची की उत्पादकता में सुधार करना तथा निर्यात हेतु पूरे देश में मसालों की कटाई के बाद की गुणवत्ता को उत्पन्न करना। खरीफ फसलों के लिए जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन सत्र 2024-25 में सर्वाधिक वृद्धि किसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है? तो आपको देखना है ये नाइजर सीड में की गई है। ऑप्शन बी इज राइट। विगत वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वृद्धि 983 रुपये प्रति क्विंटल नाइजर सीड के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई। इसके बाद तिल 632 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के संदर्भ में दूसरे स्थान पर तूर अरहर आदित्य 550 रुपये प्रति क्विंटल की तीसरे स्थान पर। मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार क्रमशः अंडा मांस उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, जो आपका 22-23 में देश में अंडा उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं। ये आंध्र प्रदेश
1.3%, फिर तमिलनाडु 15.58%, तेलंगाना 12.77%। ये अंडा वाले 22 के दौरान देश के अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं बिहार योगदान क्रमशः 3.29% एवं उत्तर प्रदेश का 3.29%, और ये आपका जो बिहार का है 2.37%। 2022-23 में देश में मांस उत्पादक शीर्षक 3 राज्य निम्न है। उत्तर प्रदेश में 12% शीर्षक देख लो मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र। भारत उत्तर प्रदेश में 12.20% उत्पादन होता नहीं, ओवरऑल जो इंडिया का मांस उत्पादन है उसमें से 12% समझ लीजिए। चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर में ये किया गया। 16 से 18 सितंबर 2024 के मध्य नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो फॉर ग्लोबल का आयोजन किया गया। इस आयोजन की थीम थी निवेश, नवाचार एवं प्रेरणा। चौथे ग्लोबल री इन्वेस्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। 5 सितंबर 2024 को घोषित बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में टॉप अचीवर का दर्जा किसे दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया। पाँच सितंबर 2024 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2022 में उत्तर प्रदेश में टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। यह घोषणा पीयूष गोयल मतलब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, ये भारत सरकार के नई दिल्ली में की गई। बीआरपी 2022 के तहत उत्तर प्रदेश को 2 व्यवसाय केंद्रित तथा 1 नागरिक केंद्रित क्षेत्र में टॉप अचीवर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 364 क्वेश्चन की वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा नहीं मिला? एक पूछा जाता मिला और एक नहीं मिला। तो कोयला इंडिया लिमिटेड को नहीं मिला, बकाया आपका भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये भी है, NHPC लिमिटेड ये भी है। ये कोयला इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है और नवरत्न का दर्जा नहीं मिला इसका। वर्ष 2024 में भारतीय सौर ऊर्जा लिमिटेड, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NHPC लिमिटेड और SJVN लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल्स रिव्यू 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया था आपका विश्व व्यापार संगठन द्वारा। 31 जुलाई 2024 को विश्व व्यापार संगठन द्वारा वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल्स रिव्यू 2023 जारी किया गया। इसके अनुसार वर्ष 2022 में विश्व पर्यावरण फंड व्यापार में शीर्ष निर्यातक देश चीन तथा शीर्ष आयातक देश अमेरिका है। 366 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया? तो ये भारत को चुना गया। भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद मतलब सप्लाई चेन काउंसिल्स का उपाध्यक्ष मतलब वाइस चेयर चुना गया, जो देश के लिए एक की महत्वपूर्ण उपलब्धि तथा मील का पत्थर है। भारत तथा अन्य 13 जो हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा IPEF भागीदारों तथा आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित समझौते के तहत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकाय स्थापित किए हैं, और ये 3 जो हैं वो आप देख लेते हैं। आपूर्ति श्रृंखला परिषद हो गया पहला, संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क हो गया और श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड। तो आपूर्ति श्रृंखला परिषद का अध्यक्ष USA है, उपाध्यक्ष कौन बना? भारत। समझ गए? हाँ, USA को टक्कर दे रहा है हमारा देश सीधा। क्वेश्चन कहाँ गया? भारत में सर्वाधिक GI टैग निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक GI टैग मिले। अप्रैल 2024 की अगर बात करें कि भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के संदर्भ में 75 भौगोलिक संकेतक हैं जो आपके GI टैग जोग्राफिकल इंडेक्स हैं। उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। 58 भौगोलिक संकेत GI उत्पादों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। अप्रैल 2024 में प्रदेश के 6 उत्पादकों को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। तो ध्यान देना 6 किया गया, अभी 75 हो गए टोटल। अब 6 देख लेते क्या है। बनारस की तिरंगी बर्फी तथा मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी की थारू एम्ब्रॉयडरी, बरेली का कैन बैम्बू क्राफ्ट जरदोरी जो है और क्राफ्ट तथा पिलोवा हापुड़ का हैंड ब्लॉक प्रिंट। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे?
उड़ीसा में। मार्च 2024 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार वाले शीर्ष 3 राज्य उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ हैं, जो देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 69% हिस्सा रखते हैं। ध्यान देना, फिर से वही बात, 3 जो राज्य हैं शीर्ष उड़ीसा हो गया पहला, तो फिर झारखंड, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़। तो अगर आप मैप में इसको बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सारी चीज़ें। उड़ीसा आप जाएंगे तो इस साइड में इधर पड़ जाएगा आपका, है ना, झारखंड आपका जैसे बिहार के जस्ट नीचे, तो ऊपर अगर यहाँ बिहार है तो इधर झारखंड, मतलब उसी से लगे हुए एरिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ भी इधर है। तो ये जो इनका कोर सेक्टर ही है, वहीं एक दूसरे से लगे हुए हैं, और 69% ये कोयले भंडार का प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृत की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जिसको बोलते हैं एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृत प्रदान की गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में अधिकाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब FDI तथा विश्व स्तरीय विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश को आकर्षित करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 370। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक एज जिसको LEADS बोलते हैं 2023 रिपोर्ट के अनुसार स्थल रुद्र समूह में क्रमशः उत्तर प्रदेश और बिहार को किस ग्रेड में रखा गया? तो ये हमें बताना है। इनको लक्ष्य प्राप्त करने वाले और आकांक्षी रखे गए, मतलब उत्तर प्रदेश को लक्ष्य प्राप्त करने वाले तथा बिहार को आकांक्षी ग्रेड में रखा गया। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो 9वां सदस्य बना है वो कौन बना है? अल्जीरिया। 31 अगस्त 2024 को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB जिसको बोलते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं वार्षिक बैठक के अंत में अल्जीरिया की न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की सदस्यता को आधिकारिक तौर पर मंजूरी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक केपटाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 9वां सदस्य बना। क्वेश्चन नंबर 372। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, ये पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन था, का उद्घाटन किसने किया? तो ये डॉक्टर S जयशंकर ने किया। 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग संघ द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर द्वारा किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 रिपोर्ट जुलाई 2024 का शीर्षक क्या है? तो ये है द ग्लोबल इकोनॉमी इन ए स्टिकी स्पॉट। ध्यान देना, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की थी IMF की कि इसके द्वारा जो आउटलुक इकोनॉमिक आउटलुक 2024 रिपोर्ट दी गई, तो इसका जो शीर्षक है द ग्लोबल इकोनॉमी इन ए स्टिकी स्पॉट। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से IMF द्वारा अपनी अद्यतन रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अद्यतन जुलाई 2024 जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक द ग्लोबल इकोनॉमी इन स्टिकी स्पॉट रिपोर्ट के अनुसार जहां वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि क्रमशः 7% एवं 8.2% दर्ज है, वहीं वर्ष 2024 एवं वर्ष 25 के लिए क्रमशः 7% से एवं 6.5% मतलब गिरी रही इकोनॉमी। समझाओ अन्य वक्तों को। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है और 2 कथन दिए गए, कौन से सही है बताना। हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया, गलत। हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट अंकटार द्वारा जारी किया गया। ये यहाँ पे ऑप्शन आपका D है, मतलब दोनों सही है। बात करते हैं सही क्या है फिर। हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 अंकटार द्वारा जारी किया गया है, जिसका केंद्रीय विषय निवेश सुविधा एवं डिजिटल सरकार। हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया गया। ग्लोबल
इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रति व्यक्ति सार्वजनिक विद्युत उपयोग करने वाला शीर्ष देश कौन बना है? तो ये कनाडा बना है। किसके लिए? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रति व्यक्ति सार्वजनिक विद्युत उपयोग करने वाला शीर्ष देश बना है कनाडा। इस भारत की अगर बात करें तो 10वें स्थान पर आता है। 376 क्वेश्चन नंबर है। हाल ही में लैंगिक समानता एवं बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन की घोषणा निम्नलिखित में से किस स्थान के वार्षिक बैठक में की गई है? तो ये हो जाएगी विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में। 15 से 19 जनवरी 2024 के मध्य स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक की थीम थी रिबिल्डिंग ट्रस्ट। इस वार्षिक बैठक में विश्व आर्थिक मंच तथा भारत सरकार के सहयोग एवं समर्थन से वैश्विक भलाई हेतु गठबंधन लैंगिक समता एवं समानता की घोषणा की गई थी। ग्लोबल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2024 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न किस देश में है? तो ये अमेरिका में यूनिकॉर्न्स है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे फिजिक्स वाला को भी यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया था। द हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2024 जारी किया जाता है। इस सूचकांक में उन स्टार्टअप्स की रैंकिंग जारी की जाती है जो 2000 के दशक में स्थापित हुई हैं तथा उनकी कीमत कम से कम $1 बिलियन हो और वे सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। विश्व के यूनिकॉर्न का कुल मूल्य $5 ट्रिलियन है, जो जापान की जीडीपी के लगभग बराबर है। बताइए। तो सार्वजनिक यूनिकॉर्न के संदर्भ में शीर्ष 5 देश जैसे यूएसए हो गया 703 यूनिकॉर्न्स, फिर चीन में 340 यूनिकॉर्न्स, भारत में 67 यूनिकॉर्न्स है जिसमें से एक फिजिक्स वाला भी है। यूके 53 यूनिकॉर्न्स है। जर्मनी की बात करें तो 36 यूनिकॉर्न्स है। ये होता है विश्व लेवल पे नाम कमाना। टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 में शीर्ष कंपनी के रूप में किसे शामिल किया गया? तो एप्पल को। टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ल्ड जो बेस्ट कंपनीज ऑफ द 2024 की अगर बात करें तो यहाँ पे एप्पल को शामिल किया गया। इस सूची में सर्वोच्च भारतीय कंपनी HCL टेक है, जिसे 112वीं रैंक प्रदान की गई। 379 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग पहुंच गए। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के बारे में सही कथन का चयन करना है। कि इसमें लिखा है कि पहले में कि यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मतलब UNDP द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में मानव विकास दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति सोमालिया की थी। तो यहाँ पे दोनों ही सही है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में मानव विकास दृष्टि की सबसे दयनीय स्थिति सोमालिया की थी, जिसकी रैंक 193 है। इस रैंक में स्विट्जरलैंड में पहला स्थान प्रदान किया था। और अगर हम यहाँ भारत की बात करें तो भारत का इसमें 134वां स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 380। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाओं ने जगह बनाई है? तो ये 4 महिलाओं ने बनाई है। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। 5 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं 2023 की सूची जारी की गई है। इस सूची में देखो अगले पिछले साल की जाती है। इस सूची का जो 20वां वार्षिक संस्करण है, इस वर्ष की सूची में 4 भारतीय महिलाओं जगह बनाई है। भारतीय वित्त मंत्री सीतारमण इसमें शामिल नहीं है। अभी देखते हैं, बताते हैं। इस वर्ष की सूची में वे 32वें स्थान पर। अच्छा, रोशनी नाडर मल्होत्रा ये 40वें स्थान पर है। सोमा मंडल 70वें स्थान पर। किरण मजूमदार ये 76वें स्थान पर। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो कह रहा है कि डी ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें से एक भी नहीं है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। क्या कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल का पर्यवेक्षण वर्ष 2028 में प्रस्तावित है और वर्ष 2035 तक एक परिचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अच्छा, देख ली क्या गलत था। तो भारतीय स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल का पर्यवेक्षण 2035 में प्रस्तावित है, नहीं 28 में प्रस्तावित है। दूसरा कि वर्ष 2028 तक परिचालित भारतीय स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया, नहीं 35 तक निर्धारित किया गया। बस ये गलतियां थी। हम नहीं मान रहे तुम तो सुन लो। भारत में किस वर्ष तक भारतीय मानव युक्त चंद्र मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 2040 तक। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक अंतर्राष्ट्रीय
आधारित सुविधा होगी जो सूक्ष्म गुरुत्व आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन देगी। ज्ञानता है कि वर्ष 2040 तक भारतीय मानवयुक्त चंद्र मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। वीनस ऑर्बिटल मिशन का प्रक्षेपण किस वर्ष में प्रस्तावित है? तो ये 2028 में। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटल मिशन को स्वीकृति प्रदान की। यह मिशन पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का प्रक्षेपण वर्ष 2028 में प्रस्तावित है। इस मिशन के लिए कुल 1236 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी प्रदान की गई है। 2028 तक। हाल ही में अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास को मंजूरी प्रदान की गई। इससे संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो इनमें से कोई भी सही नहीं था, तो आगे देखते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास को मंजूरी प्रदान की। इसरो के LVM-3 परीक्षण यान की वर्तमान नीत भार क्षमता की तुलना में NGLV की नीत भार क्षमता 3 गुनी होगी, जबकि इसकी लागत LVM-3 की लागत की तुलना में मात्र 1.5 गुना ही होगी। साथ ही NGLV एक पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान होगा जो कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंच को सुनिश्चित करेगा। निम्नलिखित में से किस गगनयान मिशन हेतु अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित नहीं किया गया? तो यहाँ पे S राधा कृष्णा को इसमें अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित नहीं किया गया। फरवरी 2024 में नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन हेतु नामित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। गगनयान मिशन हेतु नामित 4 अंतरिक्ष यात्री जैसे प्रशांत बालकृष्ण नायर थे, अजीत कृष्णन थे, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला थे। भारत द्वारा विश्व में पहली बार एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया। इस मिशन को क्या नाम दिया गया? मिशन रोमी RHUMI 2024 को मतलब 24 अगस्त 2024 को भारत द्वारा विश्व में पहली बार एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर प्रक्षेपण किया गया। इस मिशन को मिशन रोमी नाम दिया गया। इस मिशन के तमिलनाडु के तटीय गांव थिरुविंदथाई से लॉन्च किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा पुष्पक क्या है? तो पुष्पक एक पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है। 23 जून 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने अपने पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का अनावरण परीक्षण LEX लैंडिंग एक्सपेरिमेंट मतलब सफलतापूर्वक संपन्न किया। नवीनतम मिशन के तहत RLV को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से प्रमोचित किया गया था। हाल ही में भारत द्वारा पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट प्रक्षेपित किया गया। इसका नाम क्या है? तो ये अग्निबाण है। अग्निबाण SORTED 30 मई 2024 को एकल 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व के प्रथम रॉकेट का परीक्षण किया गया। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से संपन्न हुआ। ज्ञातव्य की एकल 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व के प्रथम रॉकेट को अग्निबाण या एग्निवान सब ऑर्बिटल्स टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर नाम दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह भारत में अर्ध क्रायोनिक इंजन मतलब सेमी जो क्रायोनिक इंजन द्वारा चलित किसी रॉकेट का प्रथम प्रक्षेपण भी था। भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड को क्या नाम दिया गया है? तो इसको धनुष नाम दिया गया। भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड को धनुष नाम दिया गया। यह लॉन्च पैड अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। चंद्रमा पर लैंड करने वाले प्रथम निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो ये ओडिसियस 22 फरवरी 2024 को ओडिशस चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया। इस अंतरिक्ष यान को 15 फरवरी 2024 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह अंतरिक्ष यान
ह्यूस्टन अमेरिका में स्थित इंट्यूटिव मशीन्स नाम एकक वाणिज्यिक कंपनी के IM फर्स्ट मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहता है कि साइकी अंतरिक्ष यान को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया, तो नासा के द्वारा। हाल ही में नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। यह स्पेस एक के फॉल्कन हैवी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह नासा का प्रथम ऐसा मिशन है जो चट्टान और बर्फ से अधिक धातुओं से युक्त किसी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। टेक्नोलॉजी भैया। निम्नलिखित में सही कथन बताना। हाँ देख रहे हो, बर्फ से चट्टानों से ढके फिर भी अध्ययन कर लेगा। तो इसमें है कि आदित्य L1 मिशन 2 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया। गलत हो गया ये। आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर मिशन था, बिल्कुल सही है। आदित्य L1 मिशन 2 दिसंबर नहीं बल्कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। यह भारत का प्रथम सौर मिशन था। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, बताना है कौन सा सही है। नवमित नामक अभिनव सुरक्षा उपकरण को DRDO द्वारा विकसित किया गया। गलत है यहाँ पे, सही बताना हमें। इस उपकरण को समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। ये दूसरा वाला सही है। तो नावमित नामक जो अभिनव सुरक्षा उपकरण को DRDO द्वारा नहीं बल्कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र मतलब अहमदाबाद द्वारा विकसित किया गया। इस उपकरण को समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा के सुधार करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। हाल ही में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन बना है, तो ये आपका शनि हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अधीन कैम्ब्रिज स्थित माइनर प्लेनेट केंद्र द्वारा शनि ने 63 नए उपग्रहों की खोज की गई है। शनि के 63 नए उपग्रहों की खोज की गई, जिससे शनि के उपग्रहों की संख्या आपकी 146 हो गई है। इसी के साथ शनि बृहस्पति को पीछे छोड़कर सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया। शनि बन गया बृहस्पति को छोड़कर, सुन लिया करो। विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में घोषित फ्रंटियर का संबंध किस देश से, तो ये अमेरिका से। हाल ही में हैमबर्ग में विश्व के तीव्रतम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची जारी की गई, जिसमें अमेरिका के फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर को विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। इस सूची में भारत के 4 सुपर कंप्यूटर को स्थान प्राप्त हुआ था, जिसमें ऐरावत सर्वोच्च था। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया, तो ये आपका इंडोनेशिया में किया गया। हाल ही में इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया। इसे बुश नाम दिया गया। इस परियोजना को मुख्य रूप से चीन द्वारा वित्त पोषित किया गया था, सपोर्ट कर गया था चीन ने। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंजूरी दी गई कि एमपॉक्स के पहले टीका का क्या नाम है, तो इसका नाम है MVAVN। 13 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वयस्कों में एमपॉक्स से निपटने के लिए पहले टीके के प्रयोग में को मंजूरी प्रदान की गई। यह अफ्रीका एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में एमपॉक्स से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एमपॉक्स मतलब IMPEX, हाँ एमपॉक्स के इस टीके का नाम MVAVN है। ए के बाद B ऐसे समझ लेना, ठीक है, M के बाद N आता है। यह एमपॉक्स का पहला ऐसा टीका है जिसे WHO की पूर्व युक्त सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि MVAVN का निर्माण डेनमार्क स्थित बेवेरियन नॉर्डिक नामक कंपनी द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना। हिलकॉल एक हैजा का नया टीका है, सही है। दूसरा वाला गलत था। यह सही है कि हिलकॉल एक हैजा का नया टीका, लेकिन इस टीके का विकास अमेरिका द्वारा नहीं बल्कि भारत में हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक, ये ध्यान देना, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा किया गया। कौन सा है? हिलकॉल। हाल ही में चर्चा में रहा क्यूडेंगा क्या है, तो ये क्यूडेंगा की बात करें, डेंगू का नया टीका। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डेंगू के एक नए टीके को अपनी पूर्व युक्ता सूची में शामिल किया गया। इस टीके का नाम क्यूडेंगा है। इसे टैक 003 के नाम से भी जाना जाता है और WHO के से लाइसेंस प्राप्त करने वाला यह डेंगू का दूसरा टीका है। इस टीके का जापान स्थित टाकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। यह एक जीवित छिड़ित टीका है। तो आज के सेशन में हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर मतलब सहारा का अनावरण किया गया, तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, WHO द्वारा। 2 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर
सहारा का अनावरण किया गया। सहारा विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की पहली डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है। सहारा का पूर्ण रूप है आपका स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। सहारा लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए जेनरेटिव AI का उपयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आपकी क्लास नंबर 4 पार्ट 4 था, जिसमें हमने 400 क्वेश्चन भी कवर किए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।